हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के बारे में। तो मेरे पास एक मोटर पड़ी हुई है 100 वाट की सिंगल फेस। तो मैं उसमें आपको बताऊंगा कि उसमें से कितने वायर बाहर आते हैं, उसमें कितने वाइंडिंग होते हैं और वो वाइंडिंग क्यों होते हैं। लास्ट में हम देखेंगे कि उसका कनेक्शन हम किस तरह से करना है और क्या जुड़ना है उसमें, तो हमारी मोटर सेल्फ स्टार्ट हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का एक स्कीमेटिक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। तो उसमें मैंने 2 वाइंडिंग ड्रॉ किए हुए हैं। यहाँ पर आपको ज़रूर क्वेश्चन होगा कि 3 फेस इंडक्शन मोटर है तो उसमें 3 वाइंडिंग आएंगे। तो अगर सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है तो उसमें सिंगल वाइंडिंग ही आना चाहिए। लेकिन मैंने जैसे कि आपको अगली वीडियो में मतलब पिछली वीडियो में बताया था कि कोई भी मोटर को रोटेट कराने के लिए अंदर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाना पड़ता है। अगर हम यहाँ पर एक सिंगल वाइंडिंग ही रखेंगे और उसमें अगर हम फेज न्यूट्रल मतलब सिंगल फेज सप्लाई देंगे तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो पल्सेटिंग होगा, मतलब वो एक ही एक्सिस पे वो चेंज होता रहेगा, वो रोटेट नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमें यहाँ पर RMA मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए एक और वाइंडिंग हम ऐड करते हैं जिसको बोलते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग। तो यहाँ पर इंडक्शन मोटर में 2 वाइंडिंग रहते हैं, एक मेन वाइंडिंग और एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग। मेन वाइंडिंग को हम रनिंग वाइंडिंग भी बोलते हैं और ऑक्सिलरी वाइंडिंग को हम स्टार्टिंग वाइंडिंग भी बोलते हैं। मतलब कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में से 4 वायर बाहर आने चाहिए और ये जो वाइंडिंग होते हैं वो 90 डिग्री हम उसको प्लेस करते हैं और अंदर एक ऐसा सप्लाई बनाते हैं ताकि उसके अंदर जो करंट फ्लो उसके बीच का एंगल भी 90 डिग्री हो। और अगर ऐसा होता है तभी आपकी मोटर सेल्फ स्टार्ट बनेगी। तो आइए देखते हैं कि वो हम कैसे कर पाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक इंडक्शन मोटर है सिंगल फेज जिसकी RPM है 1440। अभी अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो 3 फेज वाली देखी है तो मैंने उसमें एक स्लीप वाला NS सिंक्रोनस स्पीड का एक इक्वेशन बताया था, NS = 120 F/P। अगर उससे हम देखेंगे तो उसकी जो सिंक्रोनस स्पीड होती है वो 1500 RPM जितनी आती है और उसका पोल बनते हैं 4। तो ये 4 पोल मोटर है जिसकी सिंक्रोनस स्पीड है 1500 RPM और 50 हर्ट्ज। उसका पावर रेटिंग है 100 वाट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें से ये 4 वायर निकल रहे हैं। ये जो दो रेड है और 2 ब्लैक है। तो हमें यहाँ से पता कैसे चलेगा कि कौन सा ये रनिंग वाइंडिंग है और कौन सा ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है। तो वो हम मल्टीमीटर से पता लगा सकते हैं। तो वो हम ये कौन सा वाइंडिंग मेन वाइंडिंग है और कौन सा ऑक्सिलरी है वो हम पता लगा सकते हैं मल्टीमीटर से, उसका रेजिस्टेंस से। तो अगर हम ये 2 वाइंडिंग है, 2 रेड वायर है, उसका अगर हम रेजिस्टेंस मेज़र करेंगे तो वो आता है 16.5 ओम का। और जब ये ब्लैक में मेज़र करेंगे तो वो आता है 45.5 ओम। ये मल्टीमीटर में आप देख सकते हैं। अभी इसमें ऐसा होता है, ऐसा थंब रूल है कि जो वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम आ रहा है वो उसका मेन वाइंडिंग है और जिसका ज़्यादा आ रहा है वो उसका ऑक्सिलरी वाइंडिंग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग को एक फैशन में कनेक्ट किया हुआ है। ये जो 16.6 ओम रेजिस्टेंस वाला वाइंडिंग है वो मेन वाइंडिंग है और वो 45.5 ओम वाला जो वाइंडिंग है वो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है। उसको हमने पैरेलली कनेक्ट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ एक कैपेसिटर भी कनेक्ट किया हुआ है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो मेन वाइंडिंग वाली ब्रांच है वो इंडक्टिव ब्रांच है और ऑक्सिलरी वाइंडिंग वाली जो ब्रांच है वो कैपेसिटिव ब्रांच है। तो इलेक्ट्रिकल में ऐसा थंब रूल होता है कि जब हम किसी भी इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज डालते हैं तो उसका जो करंट है वो उससे लैग करता है कोई पर्टिकुलर एंगल पे। और जब हम कैपेसिटिव सर्किट में अगर वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं तो उसमें जो करंट फ्लो होता है वो वोल्टेज से लीड करता है। तो यहाँ पर ये इक्विवेलेंट सर्किट में भी ऐसा ही होगा। ये जो मेन वाइंडिंग वाली जो ब्रांच है जो कि इंडक्टिव ब्रांच है उसमें वोल्टेज से करंट लैग करेगा और ये जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग वाली ब्रांच है जिसको हमने कैपेसिटर कनेक्ट करके कैपेसिटिव बना दिया है उसमें करंट वोल्टेज से लीड करेगा। तो अगर ये मेन वाइंडिंग में करंट लैग करेगा और ऑक्सिलरी वाइंडिंग में करंट लीड करेगा, अगर वो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 90 डिग्री हो गया तो हमें स्टार्टिंग में मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा और हमारी जो मोटर है सिंगल फेज की जो मोटर है वो ज़्यादा गति से अपनी स्पीड को
पहुंच पाएगी। तो जैसा कि आपने उसमें देखा कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग में एक कैपेसिटर भी कनेक्ट करना पड़ता है, जिससे एक आरएमएफ प्रोड्यूस होता है और वो मोटर को मूव कराता है। तो यहाँ पर एक कैपेसिटर है मेरे पास जिसकी वैल्यू लिखी हुई है 8 माइक्रोफैराड है, ±5%। अभी ये बहुत ही पुराना हो चुका है, तो हो सकता है कि उसकी जो कैपेसिटेंस की वैल्यू हो वो कम हो गई हो। तो हम चेक करेंगे कि उसकी वैल्यू कितनी है अभी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मल्टीमीटर 7.064 माइक्रोफैराड दिखा रहा है। तो अभी इस कैपेसिटेंस की वैल्यू हम 7 माइक्रोफैराड कंसिडर करेंगे। तो आई होप मैंने जो अभी आपको ये वीडियो में समझाया है वो आपको थोड़ा बहुत पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि जब ये मोटर को हम सप्लाई देंगे तो पहले तो देखेंगे ये मोटर घूमती है या नहीं। उसके बाद अगर घूमती है तो अगर हम चेक करेंगे कि ये मोटर जो है वो कितना करंट ले रही है सप्लाई से, उसमें मेन वाइंडिंग कितना करंट ले रही है और ऑक्सिलरी वाइंडिंग कितना करंट ले रही है। वो करंट के हिसाब से हम उसका इंडक्टेंस वाला जो पार्ट है वो मैंने जो अभी आपको सर्किट में दिखाया, उसमें जो इंडक्टेंस वाला जो पार्ट है वो हम ढूंढने की कोशिश करेंगे बाय यूजिंग इक्वेशंस। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि उसमें कितने डिग्री पे वो करंट वोल्टेज से लैग करता है। तो अगली वीडियो देखने के लिए ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू।